सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो आर्टिकल है वो कोविड-19 पे है। तो उसका जो एक वेरिएंट है JN.1 पिरोला, वो डोमिनेंट वेरिएंट है जो एक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। बट कोई वेरिएंट उसका जो है कंसर्न के लिए डिटेक्ट नहीं हुआ है। इंटरनेशनल ट्रेंड्स में अगर बात करें तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया, हांगकॉन्ग, इन सब में राइजिंग अप ट्रेंड है। और इंडिया में बेसिकली सीजनल पैटर्न दिखता है इसका कि 8 से 10 महीने में इसका सर्ज होता है। और इंडियन लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि जब इनिशियल 3 सालों में जब कोविड वायरस आया तो उसमें कई सारे वेरिएंट्स से जो है इंडियंस एक्सपोज हुए और कई सारे शॉट्स वैक्सीन के भी लगे, तो उससे एक हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप हुई है। और अगर केसेस राइज़ कर रहे हैं तो टेस्टिंग और सर्विलांस भी इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर बात करें इन्फेक्शन की तो काफ़ी माइल्ड रह रहा है और हॉस्पिटलाइजेशन और सीवियर नहीं है इतना, तो पैनिक की इतनी ज़रूरत नहीं है। और नंबर जो है काफ़ी स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू अदर इलनेस जैसे कि टीबी हो गई, इन्फ्लुएंज़ा हो गया। कोई एक्स्ट्रा वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोलते हैं। प्रिकॉशन लेने को बोल रहे हैं वल्नरेबल्स को, जैसे एल्डरलीज़ को, जिनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है उसको मास्क लगाने को बोल रहे हैं, क्राउड अवॉइड करने को बोल रहे हैं और हाइजीन प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ रिकमेंडेशन देते हैं अथॉरिटी को कि जो है कोई भी पैनिक आए तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और वैक्सीन को इंश्योर करना चाहिए कि उसकी अवेलेबिलिटी हो और टेस्ट किट की अवेलेबिलिटी हो। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना चाहिए, जैसे बेड्स रहें, सफिशिएंट ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहें, कर्मचारी उतने रहें और ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए डाटा रिपोर्टिंग में, ताकि इन्फोडेमिक ना हो। इन्फोडेमिक मतलब एग्जैजरेटेड नंबर्स ना आए, जैसे कि लोगों में फियर और फैटिग ना फैले। तो बेसिकली जो है कोविड-19 को ट्रीट करा जाना चाहिए किसी अदर माइल्ड सीजनल रेस्पिरेटरी इलनेस की तरह। हमें क्या चाहिए कि रैशनल, प्रोपोर्शनेट और कॉशियस अप्रोच चाहिए, ना कि पैनिक बट प्रिपेयर्डनेस, जो कि ये सारे स्टेप्स बताए हुए हैं। जो सेकेंड आर्टिकल है वो बेसिकली इंडिया और यूएस की स्ट्रेंथनिंग सब सी केबल को लेके हैं। अब बायलैटरल एंगेजमेंट दोनों का सिर्फ जो है ट्रेड तक सीमित नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में भी फैलता है। तो जो सप्लाई चेन्स है उसमें उसको बेसिकली डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं और उसमें रिस्क कम करने की बात कर रहे हैं। पहले जो कॉपरेशन होता था सिर्फ जो है क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे होता था, अब जो है ट्रस्ट फ्रेमवर्क आ गया जिसमें जो है टेक्नोलॉजी फॉर रेजिलिएंट, ओपन एंड यूनिफाइड सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट जो है रिप्लेस कर रहा है जो पहले टेक्नोलॉजी में सिर्फ कॉपरेशन होता था। अब स्ट्रैटेजिक फोकस जो है सबसी केबल्स पे किया जा रहा है, जिसमें कि जो डेटा जो आपका इंटरनेट होता है उसके कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारा डेटा ट्रैफिक जो है सबसी केबल्स से आता है। अभी 95% ऑफ इंटरनेशनल जो डेटा ट्रैफिक है वो सबसी केबल से ही आता है, जो ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और ये इंडिया में लगभग मुंबई के 6 किलोमीटर स्ट्रेच में ही फैला हुआ है, जो अदर कंट्रीज से आके इंडिया को कनेक्ट करता है। तो लेकिन चाइना जो है वो एक्सपैंड कर रहा है डिजिटल सिल्क रोड के थ्रू इंडो पैसिफिक में, जिससे कि हमें एक ट्रस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया की स्ट्रैटेजिक नीड हो जाती है। कभी किसी वॉर के टाइम पे या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर सबॉटेज आ गया है, टेक्निकल फॉल्ट है, तो उस केस में जो है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, जैसे कि हौथी अटैक हुआ था रेड सी में, तो काफ़ी मैसिव डिसरप्शन हुआ था जो केबल कनेक्टिविटी है उसमें। अब इंडिया का बोलते हैं बेसिकली जो है एक 11,098 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और इंडो पैसिफिक लोकेशन में सेंट्रल लोकेशन है, डिजिटल इकोनॉमी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इंडिया के पास फिर भी सिर्फ 17 ही सी केबल्स हैं, जबकि सिंगापुर जैसे छोटे देश के पास भी 26 हमसे ज़्यादा डेटा केबल्स हैं। तो और ये जो 6 किलोमीटर का स्ट्रेच में ही सिर्फ बाहर की कंट्रीज से डेटा केबल्स आते हैं, वो और ज़्यादा वल्नरेबल बनाते हैं इंडिया को, तो इन सब डिज़ास्टर्स के थ्रू। अब बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए केबल लैंडिंग स्टेशंस में, और भी कई सारे कोस्टल स्टेट्स में जो है कनेक्टिविटी होनी चाहिए इनकी, ताकि जो है नेटवर्क रिडेंडेंसी भी ऑप्टिमाइज़ की जा सके और सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो। अब बेसिकली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इसका एक्सपैंड करना हो तो उसमें कई सारे हर्डल्स हैं, जैसे ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स बताते हैं कि अगर कोई अंडर सी केबल लगाना हो तो उसमें 50 मिनिस्ट्रीज़ का क्लियरेंस लेना पड़ता है, और कोई अगर मान लीजिए डिफ़ॉल्ट हो गया तो रिपेयर करने में जो है सिंगापुर और दुबई के फ्लैगशिप्स की मदद लेनी पड़ती है, जिनका रिस्पांस टाइम भी 3 से 5 महीने रहता है और कॉम्प्लेक्स अप्रूवल रहते हैं काफ़ी। तो इंडिया के लिए रिकमेंडेशन बताते हैं ये कि जो भी अंडर सी केबल लगाने के प्रोजेक्ट्स है उसमें लाइसेंसिंग को सिंप्लीफाई करना चाहिए और क्लियरेंस प्रोसीजर को जो है सिंप्लीफाई करना चाहिए। और हमें खुद डोमेस्टिक रिपेयर कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए, ताकि जो ये 3 से 5 महीने का डिले होता है ये ना हो, और इंडियन फ्लैग रिपेयर वेसल्स और डिपो बनाने चाहिए। तो बेसिकली इंडिया को ट्रांजिट हब बनाने की बात करें डेटा के लिए बिटवीन यूरोप, अफ्रीका और जो है एशिया के बीच में। रोल बताते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का कि इन्वेस्ट करेगा इंडिया और इंडियन पैसिफिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंसेशनल फाइनेंस देगा, टेक्निकल सपोर्ट और साइबर सिक्योरिटी एड देगा, एनकरेज करेगा यूएस कंपनीज़ को ताकि केबल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगाए
और स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक सिनर्जी बताने की बात करते हैं, जैसे कि सबसी केबल कॉर्पोरेशन जो है वो नेचुरली फिट करता है जो इंडिया यूएस का ट्रेड डील है उसमें, और अलाइन करता है जो डिजिटल कनेक्टिविटी एनहेंस करने का दोनों का प्रोजेक्ट है वो म्यूचुअल सिक्योरिटी, कमर्शियल और स्ट्रैटेजिक गोल्स के लिए। एक रॉबस्ट जो डिजिटल कॉरिडोर है वो काउंटर करेगा चाइना के इन्फ्लुएंस को इन रीजन में। तो इंडिया को बेसिकली बिल्ड करना होगा यूएस के साथ, एक बिल्ड करना होगा रिजिलियंट, सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सबसी केबल नेटवर्क। नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर, जो अब की बार बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं वहाँ पे मानसून की वजह से। तो मानसून बेसिकली इंडिया में 2 ब्रांचेस में आता है, एक साउथ वेस्ट मानसून से आता है और दूसरा जो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से एंटर करता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, जो कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया में जो है रेनफॉल आता है। अब ये मानसून वाइटल है इंडिया के एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के लिए, लेकिन फिर उसके साथ ये डिस्ट्रक्शन भी लाता है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए। और डिवास्टेशन नॉर्थ ईस्ट में कई सारे में बोलते हैं, कई सारे जो रिवर्स हैं वो डेंजर लेवल के ऊपर बह रही हैं, कई सारे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं, लाइटनिंग हो रही हैं, तो बहुत सारी कैजुअलिटीज़ और लाइफ और लाइवलीहुड का नुकसान हो रहा है। तो बेसिकली आईएमडी ने इस बार फोरकास्ट किया था कि जो है बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगी यहाँ पे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट बेसलाइन मानसून एवरेज जो है काफ़ी ज़्यादा रहा फिर भी रेस्ट इंडिया से। तो ये बताता है कि इवन डेफिशिएंट मानसून जो है वो भी बहुत बड़ा जो है फ्लड स्केल रेनफॉल ला सकता है यहाँ पे। तो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की बात करते हैं कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बेसिकली फ्रीक्वेंट डिज़ास्टर्स आते हैं, क्योंकि ये वहाँ का टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है और इंटेंस रेनफॉल हो जाती है। रीजन में एक बार दोबारा से सेकंड मानसून फिर से लौटता है अक्टूबर से दिसंबर में, जो कि और मुश्किल खड़ी करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हिस्टोरिकली यहाँ का अंडर डेवलप्ड है, हिस्टोरिकली डिफ़िकल्ट जोग्राफी है और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ठीक है, और प्लानिंग कोऑर्डिनेशन भी नहीं है इतना। अर्जेंट नीड है रिफॉर्म की बोलते हैं यहाँ पे, एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान की सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा इसके लिए, और प्रिवेंशन, अर्ली वार्निंग और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये फोकस होना चाहिए हमारा, और ईयर राउंड प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए ताकि कोई मल्टी फेज़ रेनफॉल वल्नरेबिलिटी हो उसके लिए। की टेक अवे बोलते हैं कि मानसून जो है वो लाइफलाइन और थ्रेट दोनों है नॉर्थ ईस्टर्न पीपल के लिए, वो क्योंकि वो डिस्प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रक्टिव है उनके लिए, उनके टेरेन और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स की वजह से। और नेशनल और इंटीग्रेटेड डिज़ास्टर रेजिलियंस स्ट्रेटजी जो है वो अभी भी पेंडिंग है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बनाई जानी है। नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली इंडिया को बोलते हैं कि इसमें आर्टिकल में कि इंडिया को पाकिस्तान के को अपना राइवल समझने से बाहर निकलना होगा। अब इंडिया को इंडो पैसिफिक का आर्किटेक्चर बनना होगा, एक मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और ग्लोबली कनेक्टेड पावर की तरह। तो इसमें यही बताता है कि पाकिस्तान एक इशू है जो मैनेज किया जा सकता है, सॉल्व नहीं। चाइना असली राइवल है। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि जो है इंडो पैसिफिक दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल जगह बन चुकी है। और इंडो पैसिफिक कहाँ से कहाँ स्ट्रेच करता है, बेसिकली जो अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ से जो आपका अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ तक ये इंडो पैसिफिक रीजन स्ट्रेच करता है। तो वही बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल जगह बन चुकी है। यूएस अपना ग्लोबल रोल थोड़ा पीछे खींच रहा है यहाँ से, तो एशिया को खुद अपनी स्टेबिलिटी संभालनी होगी। इसके लिए ज़रूरत है नए रूल्स और सेफगार्ड्स की, ताकि बड़े पावर्स और रीजनल जो ट्रबल मेकर्स है दोनों को हैंडल किया जा सके। और चाइना पाकिस्तान के ट्रायंगल को रीफ्रेम करने की ज़रूरत है। इंडिया और चाइना को कांस्टेंट दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि स्टेबलाइज़र के रूप में काम करना चाहिए। पाकिस्तान को एक छोटी दिक्कत जैसे कि की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि एक बराबर का प्लेयर। इसलिए इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक सोच में बदलाव करना चाहिए अपनी, जैसे कि अपने आप को पाकिस्तान का राइवल समझना बंद करना होगा। अपने आप को इंडिया का जो है अपने आप को इंडिया पैसिफिक के स्टेबिलिटी के पिलर के रूप में प्रोजेक्ट करना होगा। और पाकिस्तान के साथ डीलिंग होनी चाहिए किसमें बहुत मिनिमल होनी चाहिए, ट्रांजैक्शनल होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा कोई शो ऑफ नहीं होना चाहिए, और स्ट्रैटेजिक बराबरी से बिल्कुल फ्री रहे इनके साथ जो इंगेजमेंट रहे। तो पाकिस्तान एक प्रॉक्सी है, पीयर नहीं है हमारा। तो बेसिकली इसमें यही बोलते हैं कि पाकिस्तान का रोल है कि इंस्टेबिलिटी को प्रमोट करना, जैसे कि आतंकवाद और अनरेस्ट वगैरह। तो चाइना पर पूरी मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक डिपेंडेंस है इनकी। और इंडिया को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान के पास अपनी कोई खुद की जो है आज़ादी नहीं है, और जो उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है बेसिकली CPEC, वो एक न्यू कॉलोनियल प्रोजेक्ट है, जो है नई तरह की कॉलोनी बनाने का पाकिस्तान को। पे चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन एक टेम्परेरी टैक्टिकल पार्टनरशिप देखना चाहिए, उसको कोई डीप अलायंस नहीं है। ये चाइना को एक रियल कॉम्पिटिटर समझना चाहिए, पाकिस्तान को एक बेसिकली एक छोटा डिसरप्टिव पावर समझना चाहिए। दोनों को एक ही कैटेगरी में रखने से बचना चाहिए इंडिया को।
और इंडिया की जो डिप्लोमेसी है को हाईलाइट करना चाहिए पाकिस्तान जो कि चाइना पर पूरी डिपेंडेंसी और उनकी पार्टनरशिप से रीजन की सॉवरेनिटी को जो खतरा है। स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो इंडिया को 2 वॉर फ्रंट होना चाहिए। एक तो फ्लेक्सिबल डिटरेंस जो कि सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्स देना, और फास्ट मिलिट्री मूवमेंट और बेटर इंटेलिजेंस। स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम पार्टनरशिप होना चाहिए, और सबसे जो ज़रूरी है शांति और मैच्योरिटी दिखाना, कंपोजर और रिस्ट्रेंट जो एक बड़े पावर की एक निशानी है। फिर इसमें यही बोलते हैं नैरेटिव और इमेज की जंग है। ये बेसिकली इंडिया को नैरेटिव कंट्रोल करना होगा और पाकिस्तान को एक रीजन के लिए लायबिलिटी दिखाना चाहिए, ना कि एक पावर सेंटर। इंडिया को दिखाना चाहिए कि वो है एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर, मल्टीलेटरल लीडर और गार्जियन ऑफ द इंडो पैसिफिक ऑर्डर। और तो बेसिकली यहाँ पे नए स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल्स बताए जा रहे हैं पाकिस्तान से बियॉन्ड। इंडिया को नए पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि इंडिया फ्रांस, यूएई, इंडिया यूएस, जापान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो ये बेसिकली क्या है कि ये सारे पार्टनरशिप इंडिया के ब्रॉडर इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान को इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के सेंटर से हटा देते हैं। तो ये बेसिकली की टेक अवे यही है कि इंडिया को जो है ट्रांजिट करना चाहिए, पाकिस्तान को राइवलरी फ्रेम से बाहर निकलना होगा और इंडो पैसिफिक का आर्किटेक्चर बनना होगा एक मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और ग्लोबली कनेक्टेड पावर की तरह। पाकिस्तान को तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जो रियल राइवल है वो चाइना है यहाँ पे। नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली एफडीआई का नेट इनफ्लो जो है वो क्यों कम हो गया। तो 2 नैरेटिव हैं इसके। ग्रॉस एफडीआई जो है वो बेसिकली $81 बिलियन रिपोर्ट किया गया है, हाईएस्ट एवर। बट जो नेट एफडीआई है वो सिर्फ जो है $535 मिलियन ये रिपोर्ट किया गया। तो नेट एफडीआई क्या होता है, जो भी ग्रॉस एफडीआई होता है उसमें से माइनस कर देते हैं जो भी आपके कैपिटल आउटफ्लोज होते हैं। तो अब ये जो है काफ़ी कम है नेट एफडीआई, $353 मिलियन ये है। तो ये काफ़ी शॉर्प ड्रॉप है। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कैपिटल आउटफ्लो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आउटवर्ड फ्लो और डिसइन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली बोलते हैं कि नेट कैपिटल एडिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम नील के बराबर है। और जो आउटवर्ड एफडीआई और हॉट मनी ये कंसर्न है, जैसे कि जो एफडीआई होता है जो हमारा बाहर जाता है, आउटवर्ड एफडीआई और डिसइन्वेस्टमेंट, ये जो भी इनकमिंग जो है कैपिटल होता है उसको ऑफसेट कर देता है, तो ज़ीरो हो जाता है बेसिकली जो नेट रिज़ल्ट होता है। तो अब ये जो आउटवर्ड एफडीआई है बेसिकली टैक्स हेवंस को जा सकता है, जैसे सिंगापुर और मॉरिशस को, जो कि टॉप सोर्स हैं इंडिया के इनवर्ड एफडीआईज़ को। अब बेसिकली यहाँ पे कंसर्न्स रेज होते हैं राउंड ट्रिपिंग को लेकर और ग्लोबल टैक्स आर्बिट्रेज को लेकर। अब ये राउंड ट्रिपिंग क्या होता है? राउंड ट्रिपिंग, मान लीजिए आप इंडिया में ही हैं, आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो आपको बहुत सारे टैक्स रूल्स और बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा। तो यही बेसिकली टैक्स हेवंस में पहले हम यहाँ पे पैसा भेजते हैं, सिंगापुर और दुबई जैसे मॉरिशस में। तो ये यहाँ से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में, उसके रूल्स अलग होते हैं, थोड़ा लिबरल रहते हैं। तो पैसे यहीं का पैसा यहाँ पे पहले भेजा, यहाँ किसी फॉरेन कंपनी से यहाँ इन्वेस्टमेंट करा दिया, तो वहीं का पैसा वहीं घूम के आ गया। तो बेसिकली राउंड ट्रिपिंग इसे बोलते हैं। तो बोलते हैं ये भी हो सकता है कि राउंड ट्रिपिंग हो रही हो। और रिसर्च इनसाइट्स में बताते हैं कि इंडिया रैंक करता है 6th, जो कि फॉर इनवर्ड आउटवर्ड एफडीआई कोरिलेशन में। और अब बेसिकली नेचर बताते हैं एफडीआई का, जो ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड में है। तो ब्राउन फील्ड डोमिनेट करता है इन कंपैरिजन टू ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो ऑलरेडी कंपनी इस्टेब्लिश्ड है उनमें कोई एक्सपेंशन हो रहा होता है तो उसको ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ग्रीन फील्ड जो नया कोई प्रोजेक्ट लगता है उसको बोलते हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट डोमिनेट कर रहे हैं, और मोस्टली शॉर्ट टर्म जो है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जैसे फिनटेक्स में, रिटेल में, रियल एस्टेट में, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर में। तो अब ट्रेंड क्या है कि एग्जिट ड्यूरिंग स्टॉक मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है कि कभी पैसा लोग कुछ भी थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम आती है तो पैसा निकाल लेते हैं, तो डिसइन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ग्रीन फील्ड एफडीआई वहीं पे कंसर्न है कि कोई ज़्यादा एफडीआई जो हमारे पास आ रही है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है मीनिंगफुली जो न्यू कैपेसिटी जनरेट करने में और कैपेसिटी या प्रोडक्शन जनरेट करने में। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा ये डिक्लाइन कर रही है शार्पली। और की कंसर्न्स ये हैं कि बेसिकली जो इंक्रीज़ कर रहा है, जो एफडीआई हमारी इंक्रीज़ भी हो रही है, तो वो शॉर्ट टर्म और फाइनेंशियल है, कोई इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल नहीं उसमें इंक्रीज़ हो रहा है। पोटेंशियली ये सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस के लिए हो सकता है कि वापस पैसा वहीं का वहीं आ रहा है, जैसे राउंड ट्रिपिंग में मैंने बताया। फिर यहाँ पे पॉलिसी इंप्लीकेशंस में बताते हैं हमें रिफॉर्म करना चाहिए अपने फॉरेन कैपिटल रेगुलेशंस को, इम्प्रूव करना चाहिए डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को, और शिफ्ट करना चाहिए फोकस हमें लॉन्ग टर्म ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को, जो कि कैपेसिटी और जो इंडस्ट्री की और टेक्नोलॉजिकल नीड बढ़ाए यहाँ पे, और टेक्निकल एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट्स। और कर्व करना चाहिए इंडिया को जो है एज अ कॉन्डुइट फॉर ट्रीटी शॉपिंग और स्पेकुलेटिव कैपिटल इनफ्लोज,
की टेक अवे यहाँ पे बताते हैं कि इंडिया की जो FDI स्टोरी है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रही है। जैसा कि हेडलाइन सजेस्ट करती है नंबर, नेट FDI लगभग ज़ीरो ही रहा है। कैपिटल जो है स्पेकुलेटिव और रियल इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लिमिटेड है। जैसा कि हमने देखा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है ज़्यादा, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में ही ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। इंडिया मस्ट रिटेन इट्स FDI, एक रीओरिएंट करना चाहिए अपनी FDI स्ट्रेटजी को और अलाइन करना चाहिए डोमेस्टिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल नीड्स को। तो ये सारे आज के हमारे द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। तो अच्छा लगा हो समरी पूरी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और कोई भी सजेशन हो तो वो भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।